आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा इजराइल और फ़लस्तीन के साथ साथ उन ममालिक की कि जहां पे इस वक्त इजराइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट चल रहा है। जी हाँ, नीदरलैंड में भी नीदरलैंड के कई शहरों में प्रोटेस्ट हुआ। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। वहाँ एक हमने पार्टी के लीडर, नोबेल निगार, समाजी कारकुन सफदर जैदी साहब से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर वहाँ जो लोग निकले हैं उनकी बुनियाद क्या है, क्यों इस तरह से लोग पूरी दुनिया में फ़लस्तीन की हमायत में उठ रहे हैं। इस पर उन्होंने जो जवाब दिया और ख़ास तौर से जब प्रोटेस्ट हो रहा था वो उसमें शामिल थे और उन्होंने वाक़या सुनाया कि एक माँ जो है छोटे से बच्चे को लेकर के आई और वो अलामती तौर पर लेकर के आई, और जब उससे हमने पूछा कि ये छोटा बच्चा क्यों लेकर के आई हो तो कहा कि इसलिए क्योंकि आज सबसे ज़्यादा अगर जुल्म कहीं हो रहा है और किसी पे हो रहा है तो बच्चों पे, गाज़ा के बच्चों पे। मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि देखो बच्चों को मारा जा रहा है, उन्हें बचाओ। सुनिए क्या कहा सफदर जैदी साहब ने। की इजाजत से चाहता हूं कि जो हमारे बाहर के मेहमान हैं मैं उनसे सुन लूं सफदर जैदी साहब से कि किस तरह का प्रोटेस्ट हुआ और ये जो 5-7 मुल्कों ने अभी अपना एहतजाज दर्ज कराया इसके क्या मानी मतलब है। तो मैं इस्तकबाल करता हूं सफदर जैदी साहब का। मैं बहुत ज्यादा तारुफ नहीं करा सका, माफी चाहता हूं, लेकिन इतना ही तारुफ क्या कम है कि कल जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ उसके आप गवाह रहे नहीं बल्कि हिस्सेदार रहे, वहां आप मौजूद रहे और मैं तस्वीरें अभी आपकी देखिए। तो सबसे पहले सफदर जैदी साहब आपका इस्तकबाल है और आप बताएं जरा हमारे लोगों को। सब लोगों को मेरा नमस्कार। बुनियादी तौर पे बेसिकली तो मैं एक डच नॉवलिस्ट हूँ और नॉवलिस्ट जो होता है वो जब जुल्म होता है तो वो ज़्यादा घायल होता है। तो पहली बात इस ड्रेस की, तो ये नीदरलैंड का कौमी कलर है ऑरेंज, और कल के प्रोसेशन का जो ड्रेस कोड था वो रेड था और उसका नारा ये था कि रेड लाइन, कि अब जुल्म ने रेड लाइन अबूर कर ली है। लेकिन कल के प्रोसेशन का हाल सुनाने से पहले अगर इजाज़त हो तो एक शेर सुनाना चाहूँगा कि जज्बात के इजहार पे पहरे ना बिठाओ, खामोश रहोगे तो घुटन और बढ़ेगी। गो मंजिले मकसूद बहुत दूर है लेकिन थक जाए मुसाफिर तो थकन और बढ़ेगी। तो हमें जुल्म की जद्दोजहद के लिए ये नहीं देखना है कि सामने वाली ताकत कितनी बड़ी है, हमें अपना काम करना है। हमें जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है। जो मेरा शहर है द हेग, आपने जो अभी फुटेज दिखाई थी उसमें लोग अमन के गीत गा रहे थे और तस्वीर के वीडियो के पीछे जो मंजर था वो आलमी अदालत इंसाफ का था। तो तमाम इमारत देख रहे हैं ये आलमी अदालत इंसाफ की है। तो 1 लाख से ज़्यादा लोग थे और मैं आपको ये बता दूं कि इस शहर की कुल आबादी 5 लाख है। 5 लाख आबादी यानी 20% आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो थी वो सड़कों पर थी। तो आप ये देखें कि लोगों का ज़मीर कितना ज़बरदस्त है। मैंने एक औरत से जिसकी गोद में, शायद आपके पास वो तस्वीर भी है, 6 महीने का बच्चा था, मैंने उससे पूछा कि मौसम ख़राब हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तुम्हें इतने छोटे बच्चे को प्रोसेशन में नहीं लाना चाहिए था। तो उस औरत ने जो जवाब दिया वो बहुत हैरान कुन था। मैं सकते में आ गया कि उस औरत ने कितना जज्बाती जवाब मुझे दिया। उसने कहा कि गजा में मेरे बच्चे की उम्र के बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, तो मैं इसलिए अपने बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को लेकर आई हूँ कि वो अपने हम उम्र बच्चों के कत्ल के खिलाफ मुजाहरे में हिस्सा ले सके। तो आप देखिए कि लोगों का ज़मीर कितना जागा हुआ है जुल्म के खिलाफ। ये सब लोग, इनकी ना ज़बान
فلسطین میں بولی جاتی ہے، نہ ان کا کلچر فلسطین میں ہے، نہ ان کے کھانے ایک جیسے ہیں، نہ ان کا مذہب ایک جیسا ہے، لیکن یہ سب انسانیت کے نام پر جمع تھے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ انسانیت ہی اول ہے، کیونکہ نیدرلینڈز کی گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی تک کھل کر اس قتل عام کے خلاف نہیں بول رہی ہے۔ تو اس وقت نیدرلینڈ کی گورنمنٹ پر بہت زیادہ پریشر ہے کہ وہ بھی باقی 7 ممالک کی طرح، جس میں آئس لینڈ ہے، اسپین ہے اور لگزمبرگ ہے اور کچھ اور ممالک ہیں، جس طرح سے وہ کھڑے ہوئے ہیں ظلم کے خلاف، باقی یورپین ممالک کو بھی ایسے کھڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ میری آپ لوگوں سے شیئرنگ تھی کل کے پروسیشن کے بارے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے صفدر زیدی صاحب سے پوچھا کہ جو یورپ کے 7 ملکوں نے جس طرح سے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی ہے، وہ کتنی بڑی بات ہے، کیسے اسے آپ دیکھتے ہیں؟ کیا یورپ جو ہے وہ بیدار ہو گیا؟ کیا یورپ اب اسرائیل کے خلاف کھل کر سامنے آ گیا ہے؟ کیا اس کے معنی ہیں؟ کیا واقعی اب اسرائیل کے خلاف یہ آواز مضبوط ہوگی؟ اس پر جو انہوں نے جواب دیا ہے وہ بھی قابل توجہ ہے، بہت بڑی بات صفدر زیدی صاحب نے کہی ہے، سنیے ذرا۔ بہت شکریہ زیدی صاحب، آپ نے ایک تفصیل بتائی، اور ہمارے ساتھ جو بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ کل نیدرلینڈ میں کیا کیا ہوا۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی، سارا جو ہے ڈیٹیل یہاں پہ لوگ لکھ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوگا تو اس کا ذکر ہوگا۔ میں یہ تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں کہ جو 7 ملک جنہوں نے کل جس طریقے سے پرسوں ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا، کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اس کا کوئی اثر ہوگا، اس کا کوئی فرق پڑے گا؟ جی بالکل، یہ یورپین ممالک بہت اہم ہے، خاص طور پہ اسپین اور آئرلینڈ جو ہے وہ یورپین یونین کے اہم ترین ممالک میں سے ہیں۔ تو یہ بارش کا پہلا خطرہ ہے، بلکہ آپ اسے طوفان کہہ سکتے ہیں۔ تو صرف نیدرلینڈ میں نہیں، کل برسلز میں بھی 60,000 سے لوگ اکٹھے تھے، جو یورپین یونین کا مرکز ہے، یورپین گورنمنٹ برسلز سے چلتی ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ظلم کی حمایت کرنے کی اب لوگوں میں ہمت نہیں ہوگی۔ یورپین لوگ جو ہیں تنگ آ چکے ہیں، وہ اس بات کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ معصوم بچوں کو آپ کلسٹر بموں سے قتل کریں۔ آپ ایک قتل کرنے کا یہ بھی نہیں ہے کہ کسی نے چھری سے مار دیا ہے، آپ پھول جیسے بچوں پر آپ کلسٹر بم آپ گرا رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ بربریت کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ یہ وہی نیدرلینڈ ہے کہ جہاں ایک جج نے فیصلہ سنایا انٹرنیشنل کورٹ سے نتن یاہو کے خلاف، اس کا بھی ذکر صفدر زیدی نے کیا۔ حالانکہ ہم نے سوال کیا تھا صفدر زیدی سے کہ جو عرب لیگ ہے، OIC ہے، یہ کیوں خاموش ہیں، یا یہ جو باتیں کر رہے ہیں، جو قراردادیں منظور کر رہے ہیں، اس کا کیا اثر ہوگا، اور آخر کیوں کھل کر یہ لوگ سامنے نہیں آتے؟ اس پر انہوں نے کئی اہم باتیں بتائی، اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ دراصل یہ سب جو بادشاہتیں ہیں دراصل برطانیہ کی بنائی ہوئی بادشاہتیں ہیں، اور اسی لیے یہ ان کے چنگل سے نہیں نکل پا رہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں انہوں نے بتائی ہیں جو بہت اہم ہیں اور متاثر کن ہیں، سنیے ذرا۔ سوال یہ، تو یہ جو عرب لیگ ہے یا OIC ہے، ان کو آپ وہاں کے لوگ کیسے ان اداروں کو دیکھتے؟ میں بھی OIC کی بات نہیں کرتا، وہ UN بات نہیں کرتا۔ UN تو ایک رپورٹر بن گیا ہے، رپورٹنگ کر دیتا ہے، یہاں یہ ہو گیا، یہاں یہ ہو گیا، اس کے بھی 300 لوگ مارے گئے، بہت ہی افسوسناک ہے۔ لیکن اسی سے اندازہ لگائیے کہ اس کے بھی 300 لوگ مارے گئے اور وہ بے بس ہے۔ تو اس لیے لیکن OIC اس کے بارے میں اور عرب لیگ کے بارے میں، کیونکہ عرب لیگ نے صفدر صاحب آپ کو علم ہوگا کہ اعلان کیا ہے کہ 17 جون سے لے کر 20 جون تک فرانس کے ساتھ ایک مشترکہ اجلاس کریں گے 2 ریاستی حل کے لیے، فلسطین اور اسرائیل۔ لیکن اس سے پہلے وہاں لوگ بچیں گے نہیں بچیں گے، لوگ مرے جا رہے ہیں وہاں پہ، اس کا کیا؟ جی
सफदर जैदी साहब, कुछ बातें बहुत खुशाइंद हैं। मिसाल के तौर पे मैं जिस शहर में रहता हूँ, द हेग में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट निकाले हुए हैं और उसे मुल्जिम नामजद कर दिया है। तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि नेतन्याहू इस शहर के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वो उस कटहरे में मौजूद होगा। लेकिन कह रहे हैं कि जिस जज ने ये फैसला सुनाया था उसे टर्मिनेट कर दिया गया है। फैसला तो अपनी जगह मौजूद है, उसके खिलाफ नहीं, मतलब ये सच्चाई है क्या, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं किसी ये तनकीदी जुमले नहीं मेरे, मैं इसको कंफर्म करना चाहता हूँ आपकी जबान से। जज के खिलाफ नहीं किया, जो उसमें एक अटॉर्नी थे उनके खिलाफ किया है। अच्छा, लेकिन उसका ताल्लुक इस केस से बराह रास्त नहीं बनता है। तो वो बेसिकली उन्हें सजा दी गई है कि आपने ये केस क्यों परस्यू किया है। अब रही बात अरबों का पैसा लुटाने की, तो वो पैसे उन्होंने इसलिए लुटाए हैं कि ये सब बादशाहतें बरतानिया की बनाई हुई हैं, जिनको अब अमेरिका ने ले लिया है। इन बादशाहतों को एक दिन ख़त्म होना है। जिस दिन भी वहाँ के लोग उड़ जाएंगे, इन बादशाहतों का कोई वजूद नहीं रहेगा। तो ये जो पैसा लुटाया जा रहा है वो अपने ख़ानदानी इक़्तिदार के ख़ात्मे के लिए से बचने के लिए लुटाया जा रहा है। लेकिन ये सब एक जिसे कहते हैं कि डूबती हुई कश्तियाँ हैं, जिनको डॉलर्स के सहारे से तैराने की कोशिश की जा रही है। जो अरब लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो इस वक्त बहुत गुस्से में हैं और इन बादशाहों को, इन हुक्मरानों को भी मालूम है कि किस तरह से वो इन लोगों के गुस्से से बच सकते हैं। और आखिरी बात यह कि मैं माजरत भी करना चाहूँगा कि मुझे फौरी तौर पे जाना है, तो आप अहबाब से मुझे इजाज़त भी चाहिए होगी। तो नाजरीन, ये थे नीदरलैंड से सफदर जैदी, जिनसे हम बातचीत हमने की और जानने की कोशिश की कि वहाँ क्या हो रहा है। इसी तरह हम दूसरी शख्सियात से भी बात करते हैं और उनसे हम मालूम करते हैं कि आखिर ये जो पूरा सिलसिला है ये कहाँ ठहरेगा। लिहाजा आप देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।